सो एडवांस के अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक है डेट एंड टाइम। सो जैसे जावास्क्रिप्ट में क्या होता है ना कि हम लोग जब भी डेट से रिलेटेड कुछ भी काम करते हैं हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ पर न्यू डेट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पीएचपी ऑब्जेक्ट तो हम लोग बोलते नहीं है, यहाँ पर हर एक चीज़ क्या है, फंक्शन है। जैसे वहाँ पर क्या होता है, जहाँ भी पैरेंथेसिस होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन को छोड़ के मेथड। फंक्शन तो फंक्शन ही होता है, जो हमारा हम लोग लिखते हैं फंक्शन, इस पर की लगाते हैं देन फंक्शन का नेम। लेकिन पीएचपी में जितने भी जावास्क्रिप्ट के अंदर मेथड होते हैं उनको यहाँ पर क्या बोलते हैं, फंक्शन। तो पीएचपी डेट फंक्शन इज यूज टू फॉर्मेट अ डेट और अ टाइम। ठीक है, तो डेट फंक्शन का यूज करना है, वो भी स्मॉल में। द डेट फंक्शन फॉर्मेट्स अ टाइम स्टैम्प टू अ मोर रीडेबल डेट एंड टाइम। सो इसका सिंटैक्स क्या होता है, डेट फंक्शन, इसके अंदर आपको एक आर्ग्यूमेंट पास करना है फॉर्मेट, और सेकंड आर्ग्यूमेंट क्या होगा, टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प इज ऑप्शनल, मतलब ये हमेशा रिक्वायर्ड नहीं कि आपको लिखना ही है, लेकिन फॉर्मेट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर जैसे कि फॉर्मेट जिसकी हम लोग बात करें, रिक्वायर्ड स्पेसिफाइज द फॉर्मेट ऑफ द टाइम स्टैम्प। लाइक आपने क्या लेना है यहाँ से, आवर्स लेने हैं, मिनट लेने हैं, सेकंड लेने हैं, ईयर लेना है, मंथ लेना है, डेट लेना है, क्या लेना है, तो वो क्या हो गया, हमारा फॉर्मेट हो गया। टाइम स्टैम्प इज ऑप्शनल, स्पेसिफाइज द टाइम स्टैम्प, डिफॉल्ट इज द करंट डेट एंड टाइम। बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, करंट डेट एंड टाइम। बाकी आप इसको जैसे मर्जी स्टाइल कर सकते हो। अ टाइम स्टैम्प इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर डिनोटिंग द डेट एंड और टाइम एट विच अ सर्टेन इवेंट occur। सो गेट डेट अगर हम लोग करना चाह रहे हैं, द रिक्वायर्ड फॉर्मेट पैरामीटर ऑफ द डेट फंक्शन स्पेसिफाइज हाउ टू फॉर्मेट द डेट और टाइम। हेयर आर सम कैरेक्टर्स दैट आर कॉमनली यूज्ड फॉर डेट्स। तो जैसे कि अगर हम लोग स्मॉल में डी डिफाइन कर रहे हैं, तो स्मॉल डी डोनेट करता है रिप्रेजेंट्स द डे ऑफ द मंथ 01 to 31। अगर आपने डेट फंक्शन का यूज़ किया और उसमें आपने इन्वर्टेड कोड में डी मेंशन किया है तो आपको डेट रिटर्न होगी। स्मॉल में अगर हमने एम मेंशन किया है तो आपको मंथ नंबर फॉर्म में रिसीव होगा। अगर आपने वाई मेंशन किया है तो आपको ईयर जो है वो 4 डिजिट में मेंशन होगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं एल, लोअर केस एल रिप्रेजेंट्स करता है डे ऑफ द वीक, कि वीक डे क्या है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि आपने डी कैप्स में लिख दिया तो क्या होगा, तो अब फिर आपको न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं मिलेगा, फिर आपको जो डे होगा वो फिर स्ट्रिंग फॉर्म में रिसीव होगा। सिमिलरली मंथ अगर हम लोग एम में लिखेंगे तो कैप्स में, तो आपको नंबर फॉर्म में रिसीव ना होकर आपको फिर करंट मंथ स्ट्रिंग फॉर्म में रिसीव होगा। लाइक जैसे भी करंट हमारा मार्च चल रहा है, इस तरह से। एंड ईयर आपका अगर आप स्मॉल में लिखते हैं तो 2 डिजिट में आता है, और कैपिटल में लिखते हैं तो 4 डिजिट में रिटर्न होता है हमें। ठीक है, और स्मॉल एल अगर हम लोग डिफाइन करते हैं तो आपको वीक का कौन सा डे चल रहा है वो आपको स्ट्रिंग फॉर्म में रिटर्न होगा। अदर करेक्टर्स लाइक स्लैश, डॉट और डैश कैन ऑल्सो बी इंसर्टेड बिटवीन द करेक्टर्स टू ऐड एडिशनल फॉर्मेटिंग। जैसे हम लोग स्कूल टाइम में क्या होता था, फॉरवर्ड स्लैश डाल के लिखते थे डेट, या फिर कोई कुछ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो डैश लगा के लिखते हैं, या कुछ डॉट लगा के लिखते हैं, तो हम लोग कैसा भी लिख सकते हैं। तो इसके जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे आज क्या डेट है, 18 मार्च 2024, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, एंड टुडे इज़ मंडे। अब इसका कोड क्या बना, तो अगर हम लोग कोड में आते हैं तो आप यहाँ अगर नोटिस करेंगे इसके कोड को, तो देखो इस तरह से लिखा है, वाई स्टैंड फॉर 4 डिजिट ईयर, एम स्टैंड फॉर मंथ जो कि 0 to 12 में आपको रिटर्न करेगा, एंड डी स्टैंड फॉर डेट जो कि 0 to 31 के बीच में आपको रिटर्न करेगा कि क्या आपकी करंट डेट है। तो क्लियर है, और एल हमारा वीकडे को रिटर्न कर रहा है बेसिकली। तो ये चारों का आउटपुट समझ आ रहा है। इसी तरह से पीएचपी टिप, ऑटोमेटिक कॉपीराइट ईयर। जैसे बहुत सारी वेबसाइट में हम लोग क्या करते हैं, फुटर में कॉपीराइट लगाते हैं। अब डायनामिक होने का फ़ायदा क्या होता है, स्टैटिक होने का डिसएडवांटेज क्या होता है। अगर आपने कोई स्टैटिक वेबसाइट बनाई है तो आपको हर बार जैसे ही आपका ईयर ओवर होगा आपको वहाँ पर जाके मेंशन करके आना पड़ेगा। समझ गए कि भाई अब जो है 2024 ओवर हो गया, 2025 आना चाहिए। बट पीएचपी होगा तो आप वहाँ पर क्या करोगे, डेट फंक्शन लगा दोगे। जैसे आप देख रहे हो हमारी वेबसाइट कब से स्टार्ट हुई और करंट ईयर क्या चल रहा है, तो 2010 से 2024 ऑटोमेटिक आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया है कॉपीराइट 2010 से लेके पीएचपी एको डेट वाई। तो जब तक आपका 2024 रहेगा तो 2024 रहेगा, जैसे ही आपका 2025 हुआ मिड नाइट में ऑटोमेटिकली हमारा भी 2025 हो जाएगा खुद से। तो ये हुआ डायनामिक का एडवांटेज। नेक्स्ट, गेट अ डेट, हेयर आर सम कैरेक्टर्स दैट आर कॉमनली यूज फॉर टाइम्स। जैसे एच रिप्रेजेंट करता है 24 आवर्स फॉर्मेट ऑफ एन आवर। ठीक है, यानी कि इससे क्या होगा, आपका जो घंटे होंगे, जो आपके 12 घंटे होते हैं
वो आपको 24 घंटे में रिटर्न हो गई। स्मॉल में अगर हम लोग एच मेंशन कर रहे हैं, वो एडमिन वाला केबिन है उनका, स्मॉल एच अगर हम लोग डिफाइन करते हैं तो हमारा टाइम जो होगा ऑटोमेटिकली 12 आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जेएस में क्या होता है, हमें करना पड़ता है। पीएचपी में कैपिटल एच 24 घंटे के लिए, स्मॉल एच 12 आवर्स के लिए। इसी तरह से आई स्टैंड फॉर मिनट्स विद लीडिंग जीरो, हमें जेएस में कंडीशन लगानी पड़ती है इफ़ टाइम इज़ लेस देन 10 तो उसके आगे जीरो लग के आए, नहीं करना है यहाँ पर। सिमिलरली सेकेंड्स विद लीडिंग जीरो, 00 टू 59, तो यानी कि 59 के बाद जैसे जावास्क्रिप्ट में जीरो रिटर्न होता है, यहाँ पर 00 ऑटोमेटिक आएगा। और जब तक 10 तक नहीं हो जाएगा तब तक 01, 02, 03 ऑटोमेटिक चलता रहेगा इसके अंदर। ए स्टैंड फॉर लोअर केस एंटी मेरिडियम एंड पोस्ट मेरिडियम, AM और PM, ठीक है। तो ए अगर स्मॉल लिख दोगे तो AM PM स्मॉल आएगा, कैपिटल में लिख दोगे तो कैपिटल में आपको रिटर्न होगा। द एग्जाम्पल बिलो आउटपुट्स द करंट टाइम इन द स्पेसिफाइड फॉर्मेट, तो जैसे कि द टाइम इज रिटर्न हो रहा है यहाँ पर 4:22:08 AM। अब ये हमें हमारा कंप्यूटर का टाइम दिखा रहा है अभी 8:58 हो रखा है, हमें ये टाइम क्यों रिटर्न हो रहा है? तो पीएचपी का जो सर्वर टाइम होता है ना बेसिकली हमें वो रिटर्न होता है हमेशा। तो हमने जब पहले किया था, हमने क्या किया था, डेट एंड टाइम लोकल हमने टाइम जोन डिफाइन करके उसको कन्वर्ट किया था, तो वो देखेंगे कैसे कन्वर्ट होता है। नाउ दैट द पीएचपी डेट फंक्शन विल रिटर्न द करंट डेट एंड टाइम ऑफ द सर्वर। तो देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, अगर हम लोग नीचे आते हैं इसमें, यहाँ ये हमने यहाँ पर जाके मेंशन किया DHIS और A। H स्टैंड फॉर आवर्स जो कि 12 घंटे का आपको टाइम देगा, I स्टैंड फॉर मिनट्स, S स्टैंड फॉर सेकेंड्स, A स्टैंड फॉर AM PM। तो ये हमारा टाइम हमें यहाँ पर रिटर्न हो गया इस तरह से। तो ये क्या है, सर्वर टाइम हमें रिटर्न हो रहा है। तो गेट योर टाइम जोन इफ द टाइम you got back from the code is not correct, it is probably because your server is in another country or set up for a different time zone. So if you need the time to be correct according to a specific location, you set the time zone you want to use. The example below sets the time zone to America, New York, then outputs the current time in specified format. बट मैंने यहाँ पर अपना टाइम चेंज कर दिया था अपने कंट्री के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ देखो द टाइम इज़ 8:52 जो कि हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अभी क्या कि जब हमने फाइल ओपन की थी तब टाइम 8:52 था। अगर मैं अभी रिफ्रेश कर दूंगा तो देखो 8:59 हो गया मेरा टाइम, जो मेरे कंप्यूटर का टाइम है, ठीक है। तो क्या होता है, इसके लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है डेट अंडरस्कोर डिफॉल्ट अंडरस्कोर टाइम जोन अंडरस्कोर सेट। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अमेरिका न्यूयॉर्क इंस्टेड ऑफ दिस, यहाँ जाइए और यहाँ पर हम लोग अमेरिका न्यूयॉर्क डाल के आ जाते हैं। अब आप देखो टाइम आपको क्या दिखा रहा है, 11:29, ठीक है, यानी कि रात के यहाँ पर 11:30 बज रहे हैं इस वक्त, ठीक है। तो ज़रा चेक करते हैं करंट टाइम इन यूएसए, क्या रिटर्न आ रहा है 11:30। फाइल को ज़रा रिफ्रेश करो, हमारा भी 11:30 आ रहा है, समझ गए ना। तो जिस भी कंट्री का टाइम लेना है वो आप यहाँ डिफाइन कर सकते हो। अब ऐसा देखो क्यों हो रहा है, जब लोग जीएस पढ़ रहे थे तो हमें ये क्लियर था कि जावास्क्रिप्ट से क्लाइंट साइड, क्लाइंट साइड का मतलब ये हुआ कि आपके कंप्यूटर में अगर टाइम गलत है या सही है वही टाइम आएगा। बट जब हम लोग सर्वर साइड की बात करते हैं तो आपका सर्वर से टाइम प्रोसेस होकर आता है, यानी कि आप अपने कंप्यूटर का टाइम कुछ भी कर लो, आपका पीएचपी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। सर्वर पर अगर किसी ने टाइम चेंज किया, जहाँ से वेबसाइट होस्ट हो रखी तो आपका टाइम बदल जाएगा। तो ऐसा ना हो तो हम लोग यहाँ पर अपना खुद का टाइम जोन वाला सिस्टम लगा के चलते हैं, ऑटोमेटिकली करंट टाइम आपको अपने कंट्री के हिसाब से रिसीव होता रहेगा। जैसे आप देखते हो विंडो इंस्टॉल करते हो तो हमें चूज़ करना पड़ता है कि हमारी कंट्री क्या है, तभी तो हमारे हिसाब से वो चीज़ें सेट होती है, कीवर्ड हमारे हिसाब से लोड होता है। अगर अपने डिफरेंट कंट्री चूज़ कर लो तो डिफरेंट कीवर्ड आएगा, जिसमें फिर आप कंफर्टेबल नहीं होगे काम करने में। तो ये क्लियर हुआ। तो यहाँ पर ये इंडिया का टाइम जोन है और ये यूएस का टाइम जोन है। आगे बढ़ेंगे, क्रिएट अ डेट विद मेक टाइम, MK टाइम फंक्शन। ऑप्शनल टाइम स्टैम्प पैरामीटर इज द डेट फंक्शन स्पेसिफाइज अ टाइम स्टैम्प इफ ओमिटेड द करंट डेट एंड टाइम विल बी यूज्ड एज इन द एग्जांपल अबव, जो कि हमने ऊपर किया है। So PHP make time functions return the Unix timestamp for a date. The Unix timestamps contain the number of seconds the Unix epoch like January 1st 1970। तो जैसे JS चलाओ या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चलाओ, आपको जो पहला टाइम जो सबसे प्रीवियस टाइम रिसीव जो होगा वो आपको 1970 से आएगा।
उससे पहले का टाइम आपको नहीं मिलेगा बाय डिफ़ॉल्ट। हाँ, अगर आपने कुछ मेथड वगैरह अपने खुद के लगाए हुए हैं, जैसे डेट एंड टाइम कैलकुलेटर होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि यूज़र स्टार्ट बताता है कि कहाँ से होगा, और हमारा करंट डेट चूज़ करता है कि भाई मेरी एज कितनी होगी फॉर एग्जांपल। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई 1970 से पहले कोई इंसान थे ही नहीं, तो वो कैसे कैलकुलेट करेगा। तो फिर वहाँ पर हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम में अपना टाइम इंजेक्ट करते हैं। लेकिन अगर हम लोग कोई टाइम इंजेक्ट नहीं कर रहे हैं तो हमें क्या रिटर्न आएगा, 1970 फर्स्ट जैन। ठीक है, इससे पहले का टाइम हमें बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता है। सो सिंटैक्स क्या होता है मेक टाइम का, जैसे सबसे पहले आते हैं आपके आवर्स, देन मिनट, देन सेकेंड, देन मंथ, देन डे, देन ईयर। इस तरह से हम लोग अपने खुद की सारी चीज़ें मेंशन करके आ सकते हैं। तो जैसे आप कोई टाइम सेट करके आना चाह रहे हो तो इसमें आप सेट कर सकते हो। एग्जाम्पल बिलो क्रिएट्स अ डेट एंड टाइम विद द डेट फंक्शन फ्रॉम अ नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन द मेक टाइम फंक्शन। सो क्रिएटेड डेट, जैसे कि आप देख सकते हो 12 अगस्त 2014, इसमें टाइम सेट किया गया। टाइम क्या था, 11:14:54 AM। तो ज़रा याद देखो उसका स्ट्रक्चर क्या बना कोड में, दिखाई दे रहा है। 12 अगस्त 2014, टाइम है 11:14:54। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये हमने वैल्यू पुट किया, बस हमने यहाँ पर आके क्या लगा दिया, उसके आगे AM, ए लिख दिया तो AM हो गया। तो डी क्या, वेरिएबल जिससे डेट आ रहा है, ये हमारा फॉर्मेट है इसके अंदर, बस उसने उसको रेंडर कर दिया। तो अब ये समझ में आया कि इसका मतलब क्या था जो हमने सबसे टॉप में पढ़ा था, टाइम स्टैम्प। तो टाइम स्टैम्प हमने कहाँ बनाया, $D वेरिएबल के अगेंस्ट, और हमने इसमें लाके पास कर दिया। तो जो भी हमने अपना स्ट्रक्चर बनाया कि कौन सी चीज़ पहले या बाद में आएगी, उसी हिसाब से हमारा आउटपुट प्रोसेस हो गया इसके अंदर। नेक्स्ट, PHP इज, यहाँ पर हमने कहाँ तक डिफाइन, यहाँ तक, क्रिएट अ डेट फ्रॉम अ स्ट्रिंग विद स्ट्रिंग टू टाइम। ये भी एक मेथड है, यानी कि जहाँ पर पहले हम लोग पूरा डेटा नंबर में पास करके आए थे ऊपर, हम लोग स्ट्रिंग में भी लिख के आ सकते हैं। द PHP string to time function is used to convert a human readable date string into a Unix timestamp the number of seconds since Jan 1st 1970। ठीक है, सेम वही रहेगा। तो टाइम एंड नाउ द एग्जाम्पल बिलो क्रिएट्स अ डेट एंड टाइम फ्रॉम द स्ट्रिंग टू टाइम फंक्शन, क्रिएटेड डेट इज दिस। तो क्या लिखा हमने इस वाले एग्जाम्पल में, आप यहाँ देखोगे हमने लिखा टाइम AM PM के अंदर सब यही मेंशन कर दिया। आगे अप्रैल 15 2024 हमने यहाँ पर अपना डिफाइन किया, अपना टाइम स्टैम्प लगाया, काम खत्म, हमारा देखो रिटर्न आ गया नीचे। रेडी कर लिया ना PHP फंक्शन स्ट्रिंग टू टाइम। सो नेक्स्ट, PHP इज क्वाइट क्लेवर अबाउट कन्वर्टिंग अ स्ट्रिंग टू टाइम, सो यू कैन पुट इन वेरियस वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा कल क्या रहेगा, तो आपको कल का डेट यहाँ पर इसने दिखा दिया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट सैटरडे क्या रहेगा, क्या दिखा रहा है, 23rd। फिर हमने बोला 3 महीने बाद क्या डेट पड़ेगी, तो इसने अपने आप हमें बता दिया 17 जून 2024। तो इस तरह से आप टुमारो, नेक्स्ट सैटरडे, +3 मंथ, +6 मंथ कुछ भी लिख के चला सकते हो। इसमें यहाँ लिख दूँ +6, तो ये देखो वर्क करेगा इसके अंदर। चेंज हो गया, इस तरह से काम करता है। तो हाउएवर स्ट्रिंग टू टाइम इज नॉट परफेक्ट, सो रिमेंबर टू चेक द स्ट्रिंग्स यू पुट इन देयर। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जो ये समझ पाता है, ऐसा नहीं कुछ भी लिख दोगे, हर एक चीज़ समझ लेगा। More date examples. The next below outputs the dates of for the next 6 Saturdays, कि भाई किस किस डेट पर कौन कौन से डेट पर सैटरडे आने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पर क्या बता रहा है, 23rd को सैटरडे होगा, तो ज़रा चेक करके देखते हैं क्या 23rd को सैटरडे आएगा। फिर क्या बता रहा है, 30th को रहेगा सैटरडे, फिर 6th को रहेगा सैटरडे, फिर 13 को बता रहा है अभी। तो आप यहाँ देख सकते हो 13, 20, 27। तो ये हमने कैसे पता लगाया, फॉर लूप के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर एक वाइल लूप चल रहा है, जैसे हमने क्या लिखा है पर वेरिएबल स्टार्ट डेट, तो स्ट्रिंग टू टाइम हमने क्या होता है, सैटरडे, सैटरडे पता करना है हमने। ठीक है, एंड डेट स्ट्रिंग टू टाइम का हमने लिख दिया +6 वीक का डेटा निकाल दो, और यहाँ पर हमने लिख दिया स्टार्ट डेट। वाइल लूप में डाला $start date लेस देन एंड डेट, जो हमारा वेरिएबल है। एको कर दिया मंथ, ठीक है आपका यहाँ पर, और डेट। तो जैसे मैंने बताया था मंथ अगर हम लोग कैपिटल लिखेंगे तो हमें स्ट्रिंग फॉर्म में रिसीव होगा, अगर मैं स्मॉल में लिखूंगा तो मुझे नंबर फॉर्म में रिसीव होगा। और हमने लिखा कॉमा स्टार्ट डेट वेरिएबल कि हमें सैटरडे के साथ इसको ट्रेड करना है। देन स्टार्ट डेट इक्वल टू स्ट्रिंग टू टाइम +1 वीक का इसमें एडिशन करते जाओ हर बार, और स्टार्ट डेट को प्रिंट करते जाओ। तो हमारा 1 वीक का इसमें एडिशन हो रहा है और ये प्रिंट होते जा रहा है। तो इस तरह से बना सकते हैं। द एग्जाम्पल बिलो आउटपुट द नंबर ऑफ डेज अंटिल 4th of July। तो
तो जैसे मैंने यहाँ पर डिफाइन किया कि 4th ऑफ जुलाई आने में अभी कितने दिन बाकी हैं, तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है 109 डेज रिमेनिंग है 4 जुलाई। तो फोरकास्टिंग भी निकाल सकते हैं कि कितनी चीज़ में कितना टाइम रिमेनिंग है। जैसे देखते हो बहुत सारी वेबसाइट में क्या होता है कि कोई वेबसाइट 1 महीने बाद लॉन्च होने वाली है तो उसमें काउंटडाउन चल रहा होता है, तो हम PHP के अंदर वो भी बना सकते हैं अगर बनाना चाहें तो ये वैसे डेट एंड टाइम हम लोग कर चुके हैं, बट इसमें और थोड़ा सा आपको क्लैरिटी मिल गई क्या क्या पैरामीटर्स हम लोग रन करा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो D स्टैंड फॉर आपका डेट इन नंबर्स, M स्टैंड फॉर मंथ, Y स्टैंड फॉर ईयर, L स्टैंड फॉर weekdays. Similarly, H stand for 24 hours time, small h stand for 12 hour time, I stand for minutes, S stand for seconds, A stand for AM PM. तो ट्राई करके देखिएगा। नेक्स्ट फाइल पर आते हैं, बैक PHP इंक्लूड हमने बिल्कुल डे 1 पर किया था, इंक्लूड एंड रिक्वायर, याद होगा तो हमने 5 पेज बनाए थे अपने और उसके अंदर हमने हेडर फुटर को इंटीग्रेट किया था। तो उसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में समझो चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। सो हम यहाँ पर देखेंगे 2 चीज़ें चलती हैं PHP में, इंक्लूड एंड रिक्वायर। सो द इंक्लूड और रिक्वायर स्टेटमेंट टेक्स all the text code markup that exists in the specified files and copies into the file that uses the include statement. Including file is very useful when you want to include the same PHP HTML or text on multiple pages of a website. तो इसका बेनिफिट, मान लो कि आपने एक फुटर बनाया या हेडर बनाया, क्लाइंट उसमें कुछ मॉडिफिकेशन चेंजेस अगर आपसे करवा रहा है तो आप बहुत इजीली एक जगह करोगे, जितनी जगह पर वो फाइल इंक्लूड या रिक्वायर किया होगा आपने वहाँ पर हर जगह पर ऑटोमेटिकली अपडेशन हो जाएगा। यानी कि ग्लोबल चेंजेस हो रहे हैं जैसे हम लोग एक्सटर्नल CSS वगैरह में करते हैं। नेक्स्ट, PHP include and require statements. It is possible to insert the content of one PHP file into another PHP file before the server executes it. With the include or require statement, the include and require statements are identical except upon failure. ठीक है, require will produce a fatal error, compile error and stop the script. यानी कि अगर मैंने कहीं पर require से किसी फाइल को फैच किया और वो फाइल अगर आपको नहीं मिलेगा तो आपका एंटायर नीचे का कोड जो होगा वो बंद हो जाएगा, आगे आप प्रोसीड ही नहीं कर पाओगे। इंस्टेड ऑफ रिक्वायर अगर हम लोग यूज़ करें include will only produce a warning and the script will continue. तो include के केस में आप वो चीज़ें चलाइएगा जिसका अगर डेटा मिला नहीं मिला तो कोई फ़र्क ना पड़े। अब मान लो जैसे कि एक वेबसाइट है जिसमें यूज़र लॉगिन कर रहा है, लॉगिन करेगा तो एक डेटाबेस कनेक्शन होगा, अगर डेटाबेस कनेक्शन मिलेगा ही नहीं तो आगे चलेगा कैसे। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग इंक्लूड और रिक्वायर्स को बहुत क्लेवरली चूज़ करते हैं कि जहाँ पर जब तक मुझे डेटा ना मिले तब तक मैं आगे नहीं जाने दूंगा। समझ गए ना। So if you want the execution to go on the show user the output even if the include file is missing, use the include statement. जैसे कि अगर हेडर नहीं मिला, ठीक है, तो कोड को चलने दो, लेकिन चलने तो मैंने दिया उसको, प्रॉब्लम क्या होगा, अब हेडर अगर है ही नहीं तो यूज़र आगे के पेजेस पे कैसे जाएगा। तो हेडर होना ज़रूरी है। तो ऐसी कंडीशन में क्या चाहिए अपने को, रिक्वायर। Otherwise, in case of framework, CMS or a complex PHP application coding, always use the require statement to include a key file to the flow of execution. This will help avoid compromising your application security and integrity just in case one key file is accidentally missing. Including files saves a lot of work. This means that you can create a standard header, footer and menu file for all your web pages. Then when the header needs to be updated, you can only update the header include file. ठीक है, हेडर को अपडेट किया, जितनी जगह भी हेडर आपने इंक्लूड कराया होगा हर जगह पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। जैसे मैंने आपको ब्लॉग ऐड में ऐड करके दिखाया था, सब जगह हो गया ऐड। सो सिंटेक्स क्या होता है, इंक्लूड और सिंगल कोट या डबल कोट में आप लिख सकते हैं अपनी फाइल का नेम, और रिक्वायर अपना सिंगल या डबल कोट में लिख सकते हैं हम लोग फाइल का नेम। सो PHP include example number 1, assume we have a standard footer file called footer.php that look like this। तो हमारे को फुटर आ गया, यहाँ पर हमने क्या करा, इस फुटर को यहाँ बनाया, यहाँ पर जाकर हमने क्या मेंशन किया,
कि भाई 1996 से अरीना स्टार्ट हुआ और करंट ईयर क्या है अपना, वो हमने यहाँ पर डेट फंक्शन लगा दिया, मैंने आपको बताया था ऊपर कॉपीराइट वाला प्रीवियस सेशन में, और मैं लिख दिया अरीना एनिमेशन इंडिया .com। तो देखो हमारा फुटर कहाँ पर ऐड हो गया, इस फाइल के अंदर जो हमने यहाँ पर डिफाइन की है, ये दिखाई दे रहा है। अब अगर मैंने इसको डायरेक्ट फुटर में डाला होता इस तरह से लिख के, तो मुझे जितने पेज में मेरा फुटर होगा हर जगह खोल के मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे, बट अगर एक्सटर्नल कर दिया तो कुछ भी चेंज करके आ सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, एज्यूम वी हैव ए स्टैंडर्ड मेन्यू फाइल कॉल्ड menu.php। तो होम सर्विस अबाउट पोर्टफोलियो कॉन्टैक्ट हमने सारे कहाँ से डाले, menu.php से, जो कि हमारे सारे यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, तो इंक्लूड में ज़रूरी नहीं कि PHP का ही कोड चल सकता है, आपका HTML कंटेंट भी चल सकता है, क्योंकि वो .php फाइल को समझता है, इंक्लूड या रिक्वायर जो होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, एज्यूम वी हैव ए स्टैंडर्ड मेन्यू फाइल कॉल्ड variables.php with some variable defined। so I have a red Hyundai, जो हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है, तो आप यहाँ पर देखोगे इसको हमने किस तरह से मेंशन किया है, फाइल इंक्लूड, ठीक है, इंक्लूड variables.php echo I have a color and car। तो ये वेरिएबल्स वाली फाइल के अंदर हमने वेरिएबल का कलर इक्वल टू क्या रखा है, रेड, कार इक्वल टू हमने क्या रखा है। जब हमने इस फाइल को यहाँ पर इंक्लूड किया तो ऑटोमेटिकली उसने मेरा डेटा फैच कर लिया यहाँ पर, ठीक है, ये इंक्लूड हुई और यहाँ पर डेटा फैच। अब ऐसा ना हो कि ये स्टेटमेंट आप ऊपर लिख रहे हो और ये कोड आप बाद में इंक्लूड करा रहे हो, क्योंकि हम HTML CSS से पढ़ते आ रहे हैं कि लाइन बाय लाइन ही कोड रीड होता है, डेटा अगर ऊपर मिलेगा नहीं तो नीचे चलेगा नहीं, समझ गए। तो इसलिए फाइल को पहले ऊपर रखना है, देन डेटा निकालना है उसके अंदर से। यूज रिक्वायर व्हेन द फाइल इज रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेशन, जैसे कि एक यूजर डैशबोर्ड फाइल तब तक नहीं जा सकता जब तक वो लॉगिन करके ना आए, ठीक है। यूज इंक्लूड व्हेन द फाइल इज नॉट रिक्वायर्ड एंड एप्लीकेशन शुड कंटिन्यू व्हेन फाइल इज नॉट फाउंड। जहाँ पर आपको लग रहा है कि ये फाइल हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, आगे बढ़ जाए तो इंक्लूड चलाओ। जहाँ पर आपको लगता है जब तक ये डेटा ना मिले तब तक आगे ना जा पाए, तब तक आप उसके लिए क्या करोगे, रिक्वायर का यूज़ करोगे। तो रिक्वायर हम लोग चलाते हैं बैकएंड के साथ, डेटा बैकएंड से आएगा तभी आगे कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो देखो मैंने यहाँ पर फुटर में footer.php फाइल को यहाँ पर कॉल कर रखा, तो मेरा यहाँ पर डेटा इधर में डिस्प्ले हो रहा है इसके अंदर। अब देखो अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाऊं कि मैंने इस फाइल को PHP फाइल को मैंने यहाँ से निकाला और मैंने हेडर में लाके इसको कॉल किया, बट मैंने इंस्टेड ऑफ दिस यहाँ पर इंक्लूड के साथ देखो मैंने क्या लिख दिया, फुटर्स। अब ये फाइल देखो फुटर्स के नाम से नहीं है मेरे पास, तो क्या होगा जब मैं फाइल को रिलोड करूँगा तो ऊपर वार्निंग बनी लेकिन नीचे का कोड मेरा चल गया। बट अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया रिक्वायर, ठीक है, एरर तो आएगा ही आएगा, जो लिखा है वो भी नहीं चलने देगा, सब बंद, समझ गए। रिक्वायर इतना पावरफुल होता है, और अगर फाइल मिलेगी तो ये इसको चलने देगा, देखो सब चल रहा है, समझ आया डिफरेंस। तो इंक्लूड एरर देता, वार्निंग देगा, आगे बढ़ जाएगा। रिक्वायर एरर देगा लेकिन एरर में फैटल एरर मतलब कंप्लीट फेलियर, आगे कुछ नहीं चलेगा। क्लियर हो गया। तो ये था आपका इंक्लूड एंड रिक्वायर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग PHP के अंदर फाइल हैंडलिंग, क्योंकि PHP आपका फाइल रीड कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग डायनामिक के अंदर है। So file handling is an important part of any web application. You often need to open and process a file for different tasks. So PHP has several functions for creating, reading, uploading and editing files. Be careful when manipulating files, क्योंकि अगर पता चला आपने गलती से गलत फाइल को सर्वर पे अपडेट कर दिया तो अंडू नहीं होता वहाँ पर, जो हो गया हो गया। तो इसलिए बहुत ध्यान से करना है। तो आप पूरा श्योर हैं कि मुझे इसी फाइल को चेंज करना है तभी कमिट कीजिएगा। When you are manipulating files, you must be very careful. You can do a lot of damage if you do something wrong. Common errors are editing the wrong file, filling a hard drive with the garbage data, and delete the content of a file by accident. ठीक है, so ये जो हम लोग अटेम्प्ट करते हैं बड़ा सोच समझ के करते हैं। रीड करने का कर लो, क्योंकि डेटा आप रीड कर रहे हो,
लेकिन अपडेट और डिलीट करते वक्त बहुत ध्यान से काम करना होता है। तो PHP में एक फंक्शन आता है रीड फाइल। द रीड फाइल फंक्शंस रीड अ फाइल एंड राइट्स इट टू द आउटपुट बफर। Assume we have a text file called demo.txt stored on the server that look like this। हमने एक ऐसी फाइल बनाई है जो कि है demo.txt के नाम से, और ये सारा डेटा हमारा यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। अभी अपन क्या करेंगे, द PHP कोड टू रीड द फाइल एंड राइट इट टू द आउटपुट बफर इज एज फॉलो। द रीड फाइल फंक्शन रिटर्न द नंबर ऑफ बाइट्स रीड ऑन सक्सेस। तो ये क्या करेगा, इस फाइल को जब रीड करेगा ना तो सारा डेटा तो प्रिंट करेगा ही, साथ में कितने नंबर ऑफ करेक्टर इंक्लूडिंग वाइट स्पेस इसमें यूज है वो भी आपको बता देगा। सो एग्जांपल जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखें, हम सबसे नीचे आते हैं, हमने यहाँ पर यूज़ किया एको रीड फाइल demo.txt। एको क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे वो डेटा प्रिंट भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आउटपुट द कॉन्टेंट्स ऑफ demo.txt टू द ब्राउज़र। तो हमारा डेटा देखो यहाँ पर पूरा प्रिंट हुआ, HTML, DHTML, SHTML, CSS, कितने कैरेक्टर टोटल 150। तो यहाँ लिखा रहा है फंक्शन रिटर्न द नंबर ऑफ बाइट्स रीड ऑन सक्सेस। नेक्स्ट, द रीड फाइल फंक्शंस इज यूजफुल इफ ऑल यू वांट टू डू इज ओपन अप अ फाइल एंड रीड इट्स कंटेंट। तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे तो उसके अंदर बाकी के जो हमारे इसके अंदर बची है 4 चीज़ें जो हमने यहाँ पर डिफाइन की है, रीडिंग, अपलोडिंग, एडिटिंग एंड क्रिएटिंग। हमने रीडिंग वाला किया है, 3 रह गई हैं, ठीक है। किस तरह से काम करती है।